नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं संयुक्त हिंदी की पुस्तक लोकवाणी की कविता क्रमांक 6 ऐसा भी होता है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे, जिसके कवि है अभिषेक जैन। आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं, जिसका अध्ययन हम करने वाले हैं, वो कविता की एक नई विधा है जिसे हाइकू कहा जाता है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि इसे हाइकू क्यों कहा जाता है और इसकी रचना जो है, इसका जन्म जो है वो कहाँ से हुआ। तो यह कविता जो है वह जापान की सुप्रसिद्ध कविता है और सबसे पहले हम लोग देखेंगे मात्सुओ बाशो ने इस विधा को प्रतिष्ठित करवाया और 5वें दशक में जो है सभी लोगों ने सभी भाषा में जो है इसे अपनाया, खुले दिल से जो है इसे अपनाया और यह विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है। यहाँ पर मात्र 17 वर्णों के माध्यम से जो है इसमें जो भावार्थ छुपा है कवि ने उसे बतलाने की कोशिश की है। इसे लिखने का एक प्रारूप होता है, ढांचा होता है, जिसे हम पैटर्न भी कहते हैं। अगर हम इसके बारे में परिपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें समझ में आता है, इसका प्रारूप हमें समझ में आता है, जहां पर हम देखेंगे कुल मिलाकर 17 वर्णों का समावेश है। यहाँ पर 3 पंक्तियों के माध्यम से कविता को दर्शाया गया है। इसके पैटर्न के अनुसार, इसके ढांचे के अनुसार पहली पंक्ति में 5, दूसरे पंक्ति में 7 तथा अंतिम यानी तीसरी पंक्ति में 5 वर्णों का समावेश होता है और यही इसका प्रारूप है। तो हम देखेंगे कि यह हाइकू, यह जो कविता है वो किस प्रकार से प्रचलित है और किस प्रकार से थोड़े से शब्दों के माध्यम से अपना अर्थ गांभीर्य बतलाती है। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं, साधारणतः हम देखते हैं कि कविता जो है थोड़े से शब्दों के माध्यम से, चंद शब्दों के माध्यम से अपनी गहराई व्यक्त करती है। इसीलिए कई कवियों ने इसे कविता को गागर में सागर भरने की तरह भी कहा है। तो यहाँ पर मात्र 17 वर्णों का ऐसा कमाल है, जहाँ पर हम देखेंगे अभिषेक जैन जी जो है इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत सी सीख हमें देते हैं। यहाँ पर किसी भी कविता को हम लोगों ने उसका अध्ययन करने के पूर्व, कविता के अर्थ को समझने के पूर्व यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके लिए जिन्होंने कार्य किए हैं, इसके जो रचयिता है, अर्थात आज हमारे कविता ऐसा भी होता है, इसके कवि है अभिषेक जैन। अभिषेक जैन जी ने जब इस कविता की रचना की तो उन्होंने हम पाठकों से बहुत सी उम्मीदें रखी, बहुत से उनके उद्देश्य है। यह कविता सिर्फ पढ़कर भूल जाने वाली नहीं, तो उसे अपने जीवन में आत्मसात करना, अपने जीवन में अपनाने का आह्वान भी उन्होंने किया है और यही उनके कविता का मूल उद्देश्य है और जिसे जीवन में आत्मसात करने से कहीं ना कहीं हम विद्यार्थियों को, हम पाठकों को इसका परिपूर्ण फायदा भी मिलेगा। अभिषेक जैन जी, इनका परिचय आज हम जानते हैं। इन्होंने समय समय पर जो है कविता, कहानी और निबंध आदि विधाओं की इन्होंने रचना की है और अपने जीवन अनुभवों के आधार पर जो है, इनके जीवन अनुभवों के आधार पर इनके लेख, कहानियां जो है समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में छपते आए हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी आज की जो कविता है, इन काव्य पंक्तियों में क्या बतलाया गया है। यहाँ पर प्रत्येक हाइकू, अभी से हम काव्य पंक्तियां कहने के बजाय अगर हम इसे हाइकू कहेंगे तो ज्यादा उचित होगा। एक बात और भी जानेंगे हम लोग कि जब इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं तो कविता में बहुत कम समय पर, क्योंकि इसका ढांचा ही ऐसा तैयार हुआ है कि यहाँ पर जिसे हम लोग राइमिंग वर्ड्स कहते हैं या तुकबंदी कहते हैं, तुकात्मक शब्द कहते हैं, तुकात्मक शब्दों का समावेश कई बार नहीं हुआ तो भी यह चलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके रचयिता यानी जापान के जो कवि थे मात्सुओ बाशो, उन्होंने कहा था कि 3 से 5 कविताओं की जो रचना या 3 से 5 हाइकू की जो रचना कर लेता है वह कवि कहलाता है और जिसने 10 हाइकू की रचना कर ली वह महाकवि कहलाता है। ये उनके अपने अनुभव थे, ये अतिरिक्त जानकारी थी जो मुझे लगा कि आप लोगों से मैंने साझा करनी चाहिए, मैंने आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, तो अभिषेक जैन जी ने प्रत्येक हाइकू के माध्यम से हमें अलग अलग संदेश दिया है। जैसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ग का जो भेद है, समाज में वर्ग भेद को समझाते हुए पहला हाइकू है। दूसरे हाइकू में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति से जो हमें संदेश प्राप्त होते हैं उसके बारे में, जीवन में
भविष्य के लिए जो हम सपने संजोते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर अपने पर्यावरण को बचाने का संदेश भी हमें जो है इस हाइकू से मिलता है। इसके साथ साथ जो आज हमारे संस्कारों का हनन हो रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर हम संस्कारों का जो हनन हो रहा है उसके बारे में भी अभिषेक जैन जी ने हमें बतलाना चाहा है। तो आइए विद्यार्थियों, हम इन हाइकुओं के माध्यम से, इस हाइकू के माध्यम से आज हम इसका भावार्थ जानते हैं। पहला हाइकू देखेंगे, ये 3 पंक्तियां जिसमें कुल मिलाकर 17 पंक्तियों का समावेश। कहीं हो सकता है कि आपको मैंने अभी थोड़े समय पहले ही जानकारी दी कि पहली पंक्ति में 5, दूसरे में 7 और तीसरे में 5 शब्दों का समावेश होता है, लेकिन जहां पर संयुक्त अक्षर आ जाते हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आधे अक्षर को स्वर रहित व्यंजन को नहीं गिना जाता है, वर्ण को नहीं गिना जाता है। धरा, ये 2 शब्द हुए, 2 वर्ण हुए, उसके बाद 3, 4 और 5 इसे छोड़ दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिस नियम के अनुसार, जिस ढांचे के अनुसार आज हम हाइकू को पढ़ रहे हैं तो इसकी परिपूर्ण जानकारी, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में आप भी हाइकू की रचना करें, तो यहाँ पर आपको वो जानकारी प्राप्त होना और समझना अति आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, हम लोग बढ़ते हैं पंक्तियों की तरफ। पहली पंक्ति, पहला हाइकू हम देखते हैं। गरजे मेघ सहमकर कापी कच्ची दीवार। गरजे मेघ सहमकर कापी कच्ची दीवार। इन पंक्तियों के माध्यम से, इस हाइकू के माध्यम से कवि ने सबल वर्ग और दुर्बल वर्ग के बारे में बताया है। अगर हम शब्द के अनुसार इसका अर्थ लेते हैं तो बादलों का घिर जाना, मेघों का बरसना या आपस में बादलों की गर्जना जो होती है, जब तेज आवाज होती है तो क्या होता है, जब मेघ बहुत ज्यादा छा जाते हैं, बादल जब गरजते हैं तो कच्चे जो घर होते हैं, जो आप देखेंगे कि कच्चे घर किस प्रकार के होते हैं, जहां पर मिट्टी और पत्थरों की जुड़ाई होती है, या कई घर की दीवारें ऐसी होती है जहां पर हम देखेंगे कि बांस की चटाई या पटरुओं को ठोक कर दीवारें बनाई जाती है। तो अर्थात निम्न वर्ग के बारे में, जो ऐसे घरों में रहने के लिए मजबूर है परिस्थितिवश। तो क्या होता है कि जब तेज बारिश होती है, बादल गरजते हैं, तो ऐसी कच्ची दीवारें कांपने लगती है। अब ये पंक्तियां सबल और दुर्बल वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो उच्च वर्ग होता है यानी शासक वर्ग, हमेशा ही शोषक वर्ग पर यानी दुर्बल वर्ग पर हावी होता है। उसकी तेज आवाज से या उसके रुतबे से, उसके दबदबे से जो है यहाँ पर दुर्बल वर्ग जो है हमेशा कांप जाता है, वह डरा सहमा ही रहता है। इसका कोई और अर्थ नहीं है बेटा, इसका इतना ही अर्थ है कि सबल वर्ग जो है हमेशा ही दुर्बल वर्ग पर हावी रहा है। उम्मीद करती हूँ को आपको यह पहला हाइकू समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगली हाइकू की तरफ। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्ध। अब अर्ध का अर्थ यहाँ पर हम लोग, आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम जो वर्ड्स दिए हुए, शब्द जो दिए हैं उसके अर्थ आप लोगों को पता है। जैसे पहले इसमें हम मेघ यानी बादल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद रवि, रवि यानी सूर्य, सूरज, दिनकर, ठीक है। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ। इन सारे शब्दों के अर्थ आप लोगों को, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम के लिए आपको शब्द संपदा पूछी जाती है तो उसका अर्थ भी आप लोगों को लिखना पड़ता है। तो इन शब्दों से आप लोग परिचित है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्ध। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती, वसुंधरा। तो यहाँ पर अगर शब्द के अनुसार हम लोग इसका अर्थ लगाते हैं, साधारण शब्दों के आधार पर अगर हम इस कविता को समझते हैं तो इसका अर्थ होता है कि सूरज जो है अपने निर्मल कोमल किरणों से या अपने तेज प्रकाश से जो है धरती के कोने कोने को उज्ज्वलित करती है, प्रकाशित करती है। अब यहाँ पर रवि जो है यह सज्जन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, उसे रिप्रेजेंट करता है। अब सज्जन व्यक्ति की क्या पहचान होती है? सज्जन व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो परोपकार की भावना को निभाता है। गरीब हो या कोई मुस्लिम हो, उसके लिए उसके सुख दुख का वह सहभागी बनता है बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी चाह के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सूरज भी जो है वो क्या करता है
कि बिना भेदभाव किए धरती के हर कोने में जो है प्रकाश फैलाता है और धरती का कोना कोना जो है वह प्रकाशमान हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है और मनुष्य में नई ऊर्जा का संचार होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रवि अर्थात सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर बताया है कि सज्जन व्यक्ति जो होता है बिना भेदभाव के जो है दीन दुखियों की सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता है कि बदले में वो उसे कुछ वापस करेगा। उसी प्रकार सूरज भी जो है अपना सम्मान जो है धरती के प्रति प्रकट करता है कि धरती का कोना कोना जो है उसके प्रकाश से जो है वो प्रकाशमान हो जाए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगली हाइकू की तरफ। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद, धरा अर्थात धरती, वसुंधरा पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे दिन भर धरती को प्रकाशमान करने वाली किरणें जो है सूर्यास्त होते होते वह थक जाती है और धरती की गोद में आकर समा जाती है। हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रकृति का एक नियम बताया गया है। उस नियम के अनुसार जो श्रम करता है, सुबह से उसकी दिनचर्या शुरू होती है और शाम आते आते व्यक्ति हो प्राणी हो वह थक जाता है और थकने के बाद अथक परिश्रम करने के बाद वह अपने घर की राह पकड़ता है, घर पर आकर आराम करता है। उसी प्रकार से सूर्य की यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में बतलाया है कि सूरज की किरणें जो है जो प्रखर तेज के साथ जो है धरती के कोने कोने में फैली हुई होती है और सूर्यास्त होते होते वह थक जाती है अर्थात सूर्यास्त हो जाता है। उसी प्रकार से प्रत्येक श्रम करने वाला व्यक्ति जो है वह दिन के उत्साह के साथ जो है पूरी ऊर्जा के साथ जो है वह काम करता है और शाम को जब वह थक जाता है थकाहारा व्यक्ति जो है अपने घर की ओर आगे बढ़ता है। बस इसमें इतना ही अर्थ बतलाया गया है। अगली हाइकू की तरफ बढ़ते हैं। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। यहाँ पर इस हाइकू में कवि ने गरीबी का चित्रण किया है, गरीबी का वर्णन किया है। हम देखते हैं कि एक गरीब या एक मुस्लिम जो इंसान होता है वह सपनों पर हर किसी का हक होता है, सपने देखने पर सबका अधिकार होता है, वह स्वप्न देखता है, सजाता है। लेकिन यहाँ पर जीवन भर की सुख सुविधाएं उसे उपलब्ध न होने की वजह से समाज के उच्च वर्ग से किसी भी प्रकार का उसे एक सहारा या आधार न मिलने के वजह से कई बार यह भी कारण होता है कि उसे कोई सपोर्ट न मिलने के वजह से उसके स्वप्न जो है अधूरे ही रह जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ लिखा है खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। तो एक गरीब व्यक्ति जो है वह खुली आंखों से स्वप्न देखता है, सपना सजाता है, लेकिन गरीबी उस पर इस कदर हावी होती है कि वह अपने जीवन में पनप नहीं पाता है या तरक्की नहीं कर पाता है, उसके स्वप्न ही रह जाते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से गरीबी का चित्रण जो है कवि ने किया है। अगली पंक्तियां देखें। कटते तरु। अब तरु का अर्थ होता है पेड़, विटप या पादप। ये पर्यायवाची शब्द भी मैंने आपको बता दिया है, तो इस शब्द को याद रखेंगे, आपको इसका अर्थ पता है। ठीक है, तरु यानी पेड़। कटते तरु उजड़ा आशियाना। अब आशियाना शब्द का अर्थ होता है घोंसला, पंछियों का घोंसला। रोए पखेरु। अब पखेरु पक्षी या पंछी। कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। अब यहाँ पर हम देखेंगे बढ़ती जनसंख्या के वजह से शहरीकरण औद्योगिकरण के नाम पर जो है जंगल कटते जा रहे हैं। ऐसे जंगल जो हमारे प्रकृति की सुषमा को बढ़ाते हैं, शोभा को बढ़ाते हैं, सौंदर्य को बढ़ाते हैं, लेकिन आज की मनुष्य की ज़रूरत को जानकर जो है जंगल की जो है कटाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और इसके लिए पूर्ण रूप से मानव ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी अपनी ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है डिफॉरेस्ट्रेशन यानी जंगलों की कटाई जो है वो आए दिन होती है। हम देखेंगे कि किसी भी वृक्ष की शोभा जो है उस पर होने वाले फूल, पत्तियों और फलों से होती है और उसके साथ साथ उसका सौंदर्य 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है जब उस बड़े वृक्ष पर या उस पेड़ पर पंछी जो है अपना घोंसला बनाते हैं और उस घोंसले में पंछी भी होते हैं। और जब पेड़ को काट दिया जाता है तो बेचारा पखेरु या पंछी जो है वह दुख का अनुभव करता है और दुखी होकर रोने लगता है।
बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। अब इन पंक्तियों के माध्यम से, इस हाइकू के माध्यम से अभिषेक जैन जी ने बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके जीवन की जो डोर है माता पिता के हाथों में होती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक माता पिता का स्वप्न होता है कि उनके बच्चे जो है वो भविष्य में, यानी अपना भविष्य बेहतर बना सके, अपने भविष्य को गढ़ सके। इसके लिए वह पूरे अपने जन्म से लेकर, अर्थात माता पिता जो है बच्चे के जन्म से लेकर उसके अंतिम समय तक जो है कठिन परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, और उनके जीवन की डोर जो है उनके हाथों में होती है। माता पिता जो है बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे शिक्षा देते हैं, और उसके माध्यम से बच्चे गगन को, आसमान को छू पाते हैं, अर्थात अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ पर छूते गगन, बच्चे कब गगन को छू पाते हैं? जब माता पिता, जब उनमें संस्कारों की और संस्कार और शिक्षा देते हैं, और इन संस्कार और शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक बच्चा जो है वह अपने स्वप्न पूरे कर पाता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाता है। तो इस हाइकू के माध्यम से माता पिता के बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है, और यहाँ पर उनका भविष्य में आगे बढ़ना जो है, माता पिता के हाथों में होने वाली शिक्षा और संस्कार के डोर के माध्यम से यहाँ पर कवि ने बतलाया है कि बच्चे किस प्रकार से अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं, क्योंकि माता पिता उसके लिए प्रयत्न करते हैं। तन माटी का फिर कैसा गुमान। गुमान का अर्थ होता है अभिमान, अहंकार या अहम, ठीक है। और कद काठी का, कद काठी का अर्थ होता है कद अर्थात शरीर, हमारी शरीर की बनावट। अब यहाँ पर तन शब्द जो दिया है, तन का अर्थ होता है शरीर, काया, देह, पर्यायवाची शब्द मैंने बता दिया। माटी शब्द जो यहाँ पर लिखा है, माटी शब्द यानी मिट्टी, इसका पर्यायवाची शब्द अगर हम देखते हैं तो माटी यानी मिट्टी, मृदा, ठीक है। तो शब्दों के अर्थ भी आप लोग साथ साथ देखते जाइए। यहाँ पर मैंने जो शब्दों के प्रकार जो बताए हैं, तो माटी शब्द जो है वो देशज शब्द है, और इसका पर्यायवाची शब्द है मिट्टी और मृदा। तन, शरीर, काया और देह, ठीक है। और गुमान का अर्थ होता है अहंकार या अभिमान। कदकाठी का अर्थात हमारे शरीर का गठन, हमारे शरीर की बनावट। तो यहाँ पर मनुष्य को अपने आप पर बहुत ज़्यादा अभिमान होता है। कई बार उस अभिमानवश उसे ऐसा लगता है कि मैं जितनी चीज़ें जो बनाई है वो सब मैंने ही बनाई है, मैं की भावना उसके अंदर होती है, लेकिन वह कहीं ना कहीं यह भूल जाता है कि उसका शरीर जो है वह मिट्टी का बना हुआ है। अब उसे ऐसा लगता है कि वह विश्व का निर्माता है, सारी चीज़ें उसके बदौलत है, ठीक है। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का, वह जब तक युवावस्था में होता है उसे अपने शारीरिक ताकत पर बहुत अभिमान होता है, लेकिन एक समय के बाद शरीर जो है वो थकता जाता है। और हर मनुष्य की गति यही होती है कि उसकी निर्मित माटी से हुई है, मिट्टी से हुई है, और उसका अंत समय जब आता है तो वह मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। इसीलिए हमने झूठा अहंकार नहीं करना चाहिए, एक दिन हमें मिट्टी में ही विलीन हो जाना है। सबकी गति जो है एक जैसी है, इसीलिए हमने झूठे अभिमान को छोड़ देना है। यहाँ पर इस हाइकू के माध्यम से अभिषेक जैन जी यही अर्थ हमें समझाना चाहते हैं। आगे देखिए, उड़ा पखेरु अर्थात पंछी, देखता रह गया ठगा सा तरु। अब ठग जाना यानी भोंदू बन जाना या बुद्धू बन जाना, ठीक है, या इसे हम कहेंगे कि हमारा नुकसान हो जाना। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। अब इस हाइकू के माध्यम से कवि बतलाना चाहते हैं कि जिस वृक्ष पर आशियाना होता है पंछियों का, वहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले अंडे होते हैं उस घोंसले में, और बाद में अंडों से फूटकर जो है छोटे चूजे या पंछी बाहर निकलते हैं। अब जब वह छोटे होते हैं तो उनके पंखों में ताकत नहीं होती है। एक समय ऐसा आता है कि उस वृक्ष पर, उस घोंसले पर आधारित होने वाला ये पखेरु, ये पंछी जो है, उसके पंखों में जब ताकत आ जाती है तो वह उस आशियाने को छोड़ देता है, उस घोंसले को छोड़ देता है और आकाश में एक खुली उड़ान भरता है। और यहाँ पर वह तरु, वह वृक्ष जो है बेचारा ठगा सा देखता रह जाता है, उसे बड़ा दुख होता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बतलाना चाहा है
कि यही स्थिति माता पिता की भी कई बार होते हैं। संस्कार विहीन बच्चा क्या करता है, अपनी ज़रूरतों को माता पिता के माध्यम से पूर्ण करता है और अपनी भविष्य की योजना बनाने के लिए माता पिता को बेसहारा छोड़कर वह चला जाता है और माता पिता ठगे से देखते रह जाते हैं। एक अर्थ यह भी होता है। और इन्हीं पंक्तियों का अर्थ कुछ हम ऐसा भी ले सकते हैं कि जब तक हमारे शरीर में प्राण होते हैं, हमारे देह में जब तक प्राण होते हैं तब तक हमारे देह का महत्व होता है, और जब हमारे शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, ये शरीर मृत हो जाता है, तो उसका कोई मोल नहीं रह जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपस में हम लोग अगर ये दो हाइकू को देखते हैं तो हम लोगों ने हम पर झूठा अभिमान नहीं करना है और हमने संस्कारों को नहीं छोड़ना है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर हमने जितनी भी हाइकू पढ़े हैं, यानी जितनी भी पंक्तियाँ पढ़ी हैं, वो आप लोगों को भली भांति समझ आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला, झोला अर्थात थैला, ठीक है। डाकिया जो सुख दुख का व्यवहार, सुख दुख की जो बातें होती है वो चिट्ठियों में छुपी होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सुख दुख की खबर बांटने वाला डाकिया जो होता है उसे औरों की भावनाओं से कोई सारोकार नहीं है। उसका कर्तव्य क्या है, उसका काम क्या है कि उसके झूले में होने वाली चिट्ठी पत्रियों को, चाहे किसी में सुख का संदेश हो चाहे दुख का संदेश हो, इस संदेश को बांटने का काम जो है वह करता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि जिस प्रकार से डाकिया अपना काम जो है निरंतर रूप से करते रहता है, उससे किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। उसी प्रकार यहाँ पर जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने काम को जो है वो निरंतर सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। हम देखेंगे कि हमारे जीवन में सुख और दुख जो है वह धूप और छांव की तरह आते हैं। सुख आता है और दुख भी आता है, तो हमने इन दोनों परिस्थितियों में अपनी स्थिति जो है वो सामान्य बनाकर रखनी है और अपना काम जो है वो निरंतर रूप से सुचारू रूप से करते रहना है। तो डाकिये के माध्यम से कि डाकिया किस प्रकार से सुख दुख की पत्रियों का जो है वितरण जो है करता है और किसी भी स्थिति में अपने काम को नहीं रुकने देता है, वैसे ही मनुष्य ने अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए सुख की स्थिति हो चाहे दुख की स्थिति हो, एक जैसी अपनी स्थिति बनाकर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा। अब यहाँ पर अभिषेक जैन जी ने वृद्धाश्रम के दुखों का वर्णन इन 17 वर्णों के माध्यम से, मात्र 17 वर्ण के माध्यम से हमारे सामने बयान किया है। आज हम देखेंगे कि पाश्चात्य सभ्यता की देन वृद्धाश्रम, हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत कम ऐसे कारण, सटीक कारण या पुख्ता कारण होते हैं कि माता पिता को वृद्धाश्रम में ले जाकर रख दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ हम पंक्तियों में जो अर्थ है उसे ही हम लोग समझेंगे कि मैया अर्थात माँ की वृद्धाश्रम से चिट्ठी कब आएंगी, क्योंकि बेटे ने अपने माँ का त्याग कर दिया है, किसी कारणवश जो है बेटे ने अपने माँ को वृद्धाश्रम में रख दिया है। अब ऐसे संस्कार विहीन पुत्र माता पिता की खबर तक नहीं लेते हैं, वहाँ पर जाकर वह देखते नहीं हैं। लेकिन पुत्र ने कितने भी अत्याचार किए हो या कितना भी रूखा व्यवहार माँ के साथ किया हो, माँ ही होती है। वृद्धाश्रम में रहने के बाद भी माता जो है अपने बच्चे की खैर खबर पूछने के लिए चिट्ठी भेजती है और अपने पुत्र से पूछती है कि कैसे हो बेटा। तो यहाँ पर वृद्धाश्रम के दर्द को जो है मात्र चंद वर्णों के, मात्र चंद शब्दों के माध्यम से अभिषेक जैन जी ने हमारे सामने वर्णित किया है। अंतिम हाइकू की तरफ हम बढ़ते हैं। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। अब आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को, इस कथन को सुना होगा कि संस्कार ही जीवन है और संस्कार विहीन मनुष्य पशु तुल्य होता है। आज हम यहाँ देखेंगे कि पाश्चात्य सभ्यता के नाम पर जो है, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करके हमने उस पद्धति को, उस सभ्यता को अपनाया है, जिसके वजह से आज हमारे संस्कार हमसे छूटते जा रहे हैं और ऐसा व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार, अत्याचार और दुराचार की तरफ आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो मनुष्य जब संस्कार विहीन हो जाता है, क्योंकि उसके संस्कार ही उसकी तिजोरी है, उसका ट्रेजर है, उसका धन है, और जब वह संस्कार विहीन हो जाता है तो माना
माना जाता है कि इससे बड़ा कोई खजाना नहीं, तो खुद को लुटा सा प्रतीत करता है, महसूस करता है। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। आज मनुष्य के मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य उससे छूटते जा रहे हैं, क्योंकि वह कहीं ना कहीं अपने संस्कारों को अपमानित करता जा रहा है, उसका त्याग करते जा रहा है। तो यहाँ पर अपने संस्कारों, बिना संस्कारों के व्यक्ति, मनुष्य पशु तुल्य होता है। तो यहाँ पर हमें पशु न बनकर मनुष्य का जीवन ही बिताना है, जीवन जीना है, जीवन का निर्वाह करना है। इसीलिए संस्कारों के साथ ही हम लोगों ने जीना है और अपने संस्कारों का हमने जतन करना है। तो कवि कहते हैं कि संस्कारों की चोरी हो गई है और व्यक्ति जो है खुद को लुटा सा प्रतीत होता, खुद को लुटा सा महसूस करता है। तो यहाँ पर अभिषेक जैन जी द्वारा हमने कुछ हाइकुओं को देखा, काव्य पंक्तियों को देखा, और उम्मीद करती हूँ कि कक्षा 10वीं के बच्चे इसे भली भांति समझ गए होंगे। आप इसका अभ्यास कीजिए, एक बार आप खुद पढ़िए तो आपको कविता के प्रत्येक शब्द को समझना अनिवार्य है। जब आप इन पंक्तियों को समझ जाएंगे तो भावार्थ भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। धन्यवाद।